दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कल के वीडियो में किसके बारे में पढ़ा? स्मृतियों के बारे में पढ़ा है ना। स्मृतियों के बारे में पढ़ा, महाकाव्य के बारे में पढ़ा, ठीक है, और भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ा। अच्छा, जब हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने षड दर्शन की बात की है ना। यानी ये बताया गया कि आस्तिक और नास्तिक दो संप्रदाय थे किसके? भारतीय दर्शन के। उस आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में आस्तिक के साइड 6 थे जिन्हें क्या बोला गया है ना, षड दर्शन बोला गया। नास्तिक के साइड जैन, बौद्ध और चारवाक थे जिन्हें नास्तिक कहा गया। अच्छा, अब इसमें यह है कि जैन और बौद्ध को तो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये सब बड़े टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे चारवाक की बात होती है। चारवाक का मतलब होता है लोकायत, मतलब ऐसी मतलब ऐसा समय या फिर ऐसे लोग जो खाने पीने या फिर भोग विलासिता से जुड़े हुए लोग रहते हैं, इसको बोला जाता है लोकायत। ठीक है, तो जो जो चारवाक का मतलब था उसका मतलब यही होता था कि ऐसी स्थिति या ऐसे लोग जो किससे जुड़े हों, खाने पीने से, या फिर जिनकी है ना भोग विलास की लाइफ हो। ठीक है, और इसके प्रतिपादक थे बृहस्पति। क्लियर है? बस इतना है, चारवाक में इतना ही था। अब इस तरह से कि आपका स्मृति, महाकाव्य, पुराण ये सब खत्म हुए। ठीक है, अब इसके बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, वो टॉपिक अब मेंस ओरिएंटेड रहेगा आपका। ठीक है, कैसा रहेगा? मेंस ओरिएंटेड रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने वैदिक काल को पढ़ते चले आ रहे हैं, और वैदिक काल में हमने अभी उन सभी छोटी छोटी चीजों को देखा जो अब हमें काम देंगी। यानी बेस हमने बनाया, अब हम आगे उन्हीं पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अभी तक आपने वैदिक काल को 2 भागों में आपने डिवाइड किया, आपने देखा डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद कालीन ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, आपको 2 चीजें समझ में है ना। उनका टाइम पीरियड भी अलग था, 1500 से लेकर 1000 तक और 1000 से लेकर 600 तक। इस तरह से भी आपने पूरी स्थितियों को देखी। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों टाइम पीरियड जो अलग अलग थे, अब हम इनकी भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल कवरेज को जब देखते हैं तो उनमें क्या अंतर होगा ये हमें देखना है। इसी तरह से हम इन्हें हम इनके सोशल एस्पेक्ट को देखेंगे। इसी तरह हम इनके है ना पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे। ठीक है, इस तरह से जितने भी पहलू होंगे, जितने भी एस्पेक्ट होंगे, हम इन पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, किसकी? वैदिक काल की। अब वैदिक काल में तो दोनों आएंगे, है ना, ऋग्वैदिक कालीन भी आएगा और उत्तर वैदिक कालीन भी आएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ऋग्वेद का बता रहा हूँ और साथ ही साथ किसका बताऊंगा? उत्तर वैदिक का बताऊंगा। ठीक है, तो आप दोनों को है ना कंपेयर भी करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो भौगोलिक डिफरेंसेस तो ठीक है, जो बेसिकली डिफरेंस आपको मिलेंगे वो सब कहाँ मिलेंगे? राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर। तो देखिए यहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए आप, किसकी? उत्तर वैदिक कालीन की। अच्छा, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, ये इसको आर्य संस्कृत भी बोलते हैं, मतलब आर्य, यहाँ आर्य आए थे, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब ये बोला जाता है कि अगर इनके विस्तार की बात करें, ये कहाँ तक थे, क्या इनका क्षेत्र था, ये पहले कहाँ थे, तो ये आपको मैंने बताया कि ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे पहले कहाँ आए थे? सप्तशंधव प्रदेश। अच्छा, इनका फैलाव फिर कैसे हो गया, ये सब हमको जानना है। तो जो चीजें मिली हैं, है ना, जो साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब बातें इनके फैलाव के बारे में बताया गया। देखिए, अब देखिए, ऐसा बोला जाता है
कि इनका जो फैलाव था, अगर हम उत्तर में देखें, तो इनका इधर ये माना जाता है कि इधर तुर्कमेनिस्तान, कहा तुर्कमेनिस्तान, इधर अगर देखते हैं इधर तो अफगानिस्तान, इधर अगर देखा जाता है तो उत्तरी राजस्थान यानी अरावली का क्षेत्र, ये इधर, ठीक है, राजस्थान। और इधर अगर ये देखा जाए तो चाहे आप कश्मीर वाला ये क्षेत्र ले लें, या फिर इसको आप इधर बोल दिया जाए तो आपका है ना पूर्वी हिमालय, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका पूरा का पूरा एरिया क्या था, फैला हुआ था, ठीक है। तो अगर हम इनके फैलाव की बेसिकली जब है ना बात करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि यहां से लेकर ये जो एरिया था, ये एरिया कैसा था, ऋग्वैदिक कालीन, या इसको ऐसा भी बोला जाता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ का, इसको ये बोल दिया जाता है कि ये गंगा यमुना के ऊपर का क्षेत्र है, यानी उत्तरी, यहाँ पर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो विस्तार था, ये जो विस्तार मिला आपको दिखाई दे रहा है, ये विस्तार किसका है, उत्तर वैदिक कालीन समाज का है, सॉरी ऋग्वैदिक कालीन समाज का है, ठीक है। अब अगर इसी को आप लिखना चाहें या आपसे ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा जाए, नहीं है आपके पास टाइम ये सब चीजें बताने के लिए इस तरह से, फिर आप इसको कैसे प्रयास करेंगे लिखने, तो आप इसको अलग से भी तो बता सकते हैं। जैसे आप इसको ये बता सकते हैं, ये सब सब ऋग्वैदिक की बात कर रहा हूं अभी, है ना, ऋग्वैदिक कालीन की बात कर रहा हूं, तो आप ऐसा भी बोला जा सकता है, ऐसा भी आप लिखा जा सकता है कि ये जो है, ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यहां पर ये हो गया आपका पश्चिमी यूपी, यहां हो गया आपका अरावली, और इधर हो गया आपका, ये भी आप विस्तार बता सकते हैं। या फिर आपको अगर लिखना है तो ये लिखा भी जा सकता है, जैसे अगर इसके विस्तार की बात अगर आप लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, इसका विस्तार कहां तक था, तो ऐसे अफगानिस्तान ना, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी है, ठीक है। इसके बाद पंजाब, है ना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, है ना, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये सब, इन सब जगहों पर फैलाव था किसका, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का, क्लियर है। तो ये आप लिखा भी जा सकता है, अगर आप मैप से बताना चाहते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्लियर है। अब देखना है अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप स्पेसिफाई करो, स्पेशली बताओ कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार कहां था, तो फिर आप कैसे बताएंगे। ये एक बात तो क्लियर है कि सप्त सिंधु प्रदेश तो आपको कभी भूल भी नहीं सकता है, क्लियर है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे सबसे पहले कहाँ है, सप्त सिंधु प्रदेश में आए, यानी सप्त सिंधु प्रदेश तो पहला हो गया। इसके साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि ब्रह्मावत, है ना, कहाँ, ब्रह्मावत, जो दिल्ली हरियाणा कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था, इसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं। या आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अब ये यहां तक तो फैलाव है कि नहीं है, मतलब ये गंगा यमुना के ऊपर का क्षेत्र है, यानी इसी क्षेत्र को तो क्या बोला गया था, ये ब्रह्मर्षि देश बोला गया था। तो ये है ना, तो ये भी बोला जा सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो विस्तार था, जो मुख्यतः विस्तार था, कहाँ था, सप्त सिंधु प्रदेश से
लेकर कहां तक, ब्रह्मशिवेश तक। क्लियर है, ये बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति किसकी थी, ये जो स्थिति बताई जा रही है ये किसकी स्थिति है, ऋग्वेदिक कालीन। क्लियर है, किसकी है, ऋग्वेदिक कालीन। यानी ये जो स्थिति है ये है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ऋग्वेदिक कालीन, याद रखेंगे किसकी स्थिति है ये, ऋग्वेदिक कालीन। अब यहीं पर देखेंगे, अब यहीं पर आप देखिए यहां पर कुछ नदियों का वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है, कुछ नदियों का वर्णन किया गया है। देखिए जैसे 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 आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, किसका नाम सुने आप, सिंधु नदी सुना आपने, सिंधु नदी का नाम सुना है? तो अब ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था, इसमें 7 नदियां मानी जाती हैं प्रमुख थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, सप्त सिंधु प्रदेश पड़ा। अब वो नदियां कौन कौन सी थी भाई, तो वो नदियां थी आपकी सिंध नदी, कौन सी, सिंध नदी। इसके बाद आप झेलम, इसके बाद झेलम, इसके बाद चीनाब, इसके बाद रावी, इसके बाद रावी, यहां ब्यास, और यहीं से आएगी सतलज। ये सब मिलके कहां चली जाएंगी, सिंध में मिल जाएंगी। आ रही कुछ बात समझ में नदियों के बारे में, नहीं आ रही, सिंधु नदी समझ में आई आपको, सिंधु नदी समझ में आई, इसको बोला गया, इसको बोला गया सिंधु नदी, सिंधु नदी। ये हो गई आपकी झेलम, झेलम, ये हो गई आपकी चीनाब, ये हो गई आपकी रावी, ये हो गई आपकी ब्यास, और ये हो गई आपकी सतलज। क्लियर है, और ये नदी यहां, ये नदी होगी आपकी सरस्वती नदी, क्या होगी, सरस्वती। अब जो विलुप्त हो गई है, या इसको बोला जाता है घंघर नदी बोला जाता है ना। क्लियर है, अब देखिए यहां पर अब क्या होगा कि ये जो नदियां थी, ये जो नदियां थी, इनके कुछ प्राचीन नाम भी थे। ये जो नदियां थी इनके कुछ प्राचीन नाम भी थे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं आपसे। जैसे जैसे झेलम नदी को क्या बोला जाता था, झेलम नदी को बोला गया, प्राचीन नाम बता रहा हूं, बितस्ता। क्या बोला गया, बितस्ता। चिनाब को बोला गया अस्कनी, रावी को बोला गया परूसणी, ब्यास को बोला गया विपाशा, ये नाम तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। और सतलज को बोला गया, सतलज को बोला गया शतुद्री। क्या बोला गया, शतुद्री। क्लियर है, 2 नदियों का नाम सेम था। ठीक है भाई, हो गई 7 नदियां आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है, ये वो 7 नदियां थी जिनको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। और नदियां हैं, जैसे अब यहाँ पर कुछ अफगानिस्तान की नदियां, सारी नदियां मिल जाएंगी, जैसे कुंभा हो गया है ना, कुनू हो गई, ठीक है। ये सब कहाँ की नदियां रहेगी, अफगानिस्तान की भी नदियां रहेगी। पर यहाँ पर आपको यही देखना है। अब यहाँ पर जो ये सरस्वती नदी थी, कौन थी, जो जो सरस्वती नदी थी,
ये फैक्ट है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। यहीं पर ये क्या थी, ये ऋग्वेद कालीन की सबसे, है ना, पवित्र नदी थी। क्या थी? सबसे पवित्र नदी थी। और इसके अन्य नाम थे, जैसे जैसे नदी तमा, माते तमा, कैसे नदी तमा, है ना, माते तमा और देवी तमा। और क्या था? देवी तमा। ये किसके नाम हुए भाई? सरस्वती के। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी हुई? सरस्वती, ठीक है। लेकिन लेकिन जो सिंधु नदी थी, जो सिंधु नदी थी, ये कैसी थी? ये सबसे महत्वपूर्ण थी। कैसी थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। दोनों में अंतर समझना कि सबसे पवित्र नदी थी और सबसे, अभी यहां पर आपको, अब जब बुक में पढ़ेंगे इसको डीप में, तो आपको यही बताया जाएगा कि इस नदी का इतने बार नाम लिया गया, इसका इतने बार नाम लिया, गंगा का इतने बार नाम लिया गया, तो वो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अभी यहाँ पर ये आपको देखना है। क्लियर हुई बात? तो अब यहाँ पर आप ये समझ गया कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्थिति थी किसकी भाई? ये थी ऋग्वैदिक कालीन की। अब अगर इसी स्थिति को अगर हम उत्तर वैदिक काल में लेके जाए, उस स्थिति को देखते हैं, तो फिर हमें क्या इनका विस्तार मिलेगा, क्या इनका कवरेज मिलेगा? देखिए, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जब हम उत्तर वैदिक कालीन की बात करते हैं, जब हम उत्तर वैदिक कालीन की बात करते हैं, तो देखिए, ये विस्तार, ये यहां तक विस्तार तो इनका था ही, ये आप जानते हैं। ये तो ऋग्वैदिक कालीन विस्तार था। अब जब उत्तर में देखते हैं, तो जो इनका विस्तार था, जो इनके बारे में बताया जाता है कि इनको पूर्वी हिमालय का भी इनके पास जानकारी थी। किसकी? पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय तो आपको ये हुआ, मतलब इनको इस हिमालय की जानकारी थी। इधर 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 आपको विंध्याचल पर्वत का भी वर्णन मिलता है। किसका? विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है। तो अब इनका जो एरिया हो गया, ये देखिए ना, ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया। और इधर 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 किसका मिलता है? सदानीरा नदी का, यानी जिसको आप गंडक नदी बोलते हैं, ठीक है। ये सब कहां मिलते हैं? ये सभी के सभी शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। आपको बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में कि पृथ्वी में आग लगी है, वो गंडक नदी के पास जाके बुझेगी। ये सब मैंने आपको बताया है ना, शतपथ ब्राह्मण। तो अब इनका क्षेत्र क्या हो गया? देखिए, ये क्षेत्र था, ये जो इनका विस्तार था, ये ऋग्वैदिक कालीन था। कैसा था? ऋग्वैदिक कालीन। अब ये पूरा पूरा किसका हो गया? ये यहां तक किसका? ये उत्तर। आ रही बात समझ में? तो अब देखना यहां पर, यानी ये तो सप्त सिंधु प्रदेश, ये आपका यहाँ क्या? ब्रह्मावर्त, ये, ठीक है। अब ये जो गंगा यमुना दो आपका जो क्षेत्र था, जिसको आप ब्रह्मर्ष देश बोलते हैं, ये इसके दो आपका क्षेत्र, इसके आसपास का, ये क्या था आपका? ये था आपका ब्रह्मर्ष देश, ठीक है। और यहां चूंकि आर्यावर्त के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य देश। यानी अगर अब आपसे कोई पूछे कि जो उत्तर वैदिक कालीन था, समाज था, जो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार था, वो कहां से कहां तक था मूलतः? तो वो था ब्रह्मर्ष देश से लेकर कहां तक? मध्य देश तक। कहां तक?
मध्य देश तक। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर वैसे इसका विस्तार देखेंगे आप, अगर ऐसा विस्तार देखेंगे तो इधर कहाँ, इधर हिमालय, आप जानते हैं तो संपूर्ण हिमालय हो गया, ठीक है। फिर हिमालय से लेकर इधर आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत, क्योंकि हरेवा नदी का उल्लेख मिलता है जिसको नर्मदा बोला गया है, ये गंडक नदी है जिसको सदानीरा नदी बोला गया है। तो यहाँ पर ये हिमालय से लेकर कहां तक, विंध्याचल, ठीक है। अब अगर इसकी पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इधर कौन सा है, इधर सदानीरा यानी गंडक नदी, और इधर तो अफगानिस्तान है ही। आर्य बात समझ में? तो ये आर्यों की पूरी स्थिति हो गई, यानी अब इसको कह सकते हैं कि यहां से यहां तक लेकर स्थिति कैसी है, वैदिक कालीन स्थिति पूरी की पूरी, यानी ऋग और उत्तर दोनों, यानी अर्लियर और लेटर दोनों शामिल है। आर्य बात समझ में? चलिए, तो ये स्थिति हो गई आपकी उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक कालीन, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आपने एक बात या एक कहानी टाइप में आपने कभी सुना होगा या पढ़ा भी होगा, जैसे आपने सुना होगा दशराक्ष का युद्ध, आपने सुना होगा क्या, दशराक्ष का युद्ध, ठीक है। दशराक्ष का युद्ध, ये जो दशराक्ष का युद्ध होगा इसकी कहानी क्या है, चलिए ये आप जानते हैं कि जो आर्य थे वो कबीले के रूप में थे, है ना। तो यहां पर 5 कबीले आए हुए थे, कितने, 5 कबीले, और इन्हीं 5 कबीलों को क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जन, है ना, जन, इनके परिवार की इकाई भी होगी जन, है ना। आगे जब पढ़ेंगे अपन सामाजिक, अपन सोशल एस्पेक्ट देखेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 कबीले हैं जिन्हें जन बोला गया, इन्हीं को, ये 5 थे तो इनको पंचजन भी बोला गया, आपको बुकों में मिलेगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 कबीले शासक के रूप में थे, एक का, इन्हीं में से 2 लोग, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था त्रिशु, ध्यान रखेंगे, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था त्रिशु। ये कैसे थे, शासक वर्ग, ये शासक थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों के जो पुरोहित थे, इन दोनों के जो पुरोहित थे, उनका नाम था, पुरोहित का क्या नाम था, विश्वामित्र। ये मैंने जब आपको मंडल आपको बताया था तो ये सब बातें मैंने एक्सप्लेन की थी, है ना, कि विश्वामित्र का कौन से मंडल में वर्णन है, ये सब कुछ आप वेल नोन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जब विश्वामित्र इनके गुरु थे, मतलब पुरोहित थे, तो इन्हीं में से एक जो इनका उस समय जो राजा था, इन्हीं में से, मतलब इन्हीं कबीलों में से उसका नाम था सुदास। क्या नाम था, सुदास। और वो जो सुदास था, अब वो विश्वामित्र को अपना गुरु नहीं माना, मतलब अपने पुरोहित से हटाने वाला था। हटाने वाला क्या था, हटा दिया। और हटाने के बाद उस स्थान पर किसको लेके आ गया, वो वशिष्ठ को लेके आ गया। इनका भी आपको मंडलों में उल्लेख मिलता है, किसको लेके आ गया, वशिष्ठ को लेके आ गया। और ये इस बात का बुरा किसको लगा, विश्वामित्र को, यानी विश्वामित्र क्या हो गए, अपमानित हो गए। तो विश्वामित्र उस अपमान का बदला लेने के लिए, क्या किया,
10 राजाओं का ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया। कितना? 10 राजाओं का। अब उन 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 कैसे थे? अनार्य थे। ठीक है, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो इन 10 राजाओं और सुदास के बीच में, इन 10 राजाओं और सुदास के बीच में युद्ध हुआ। यही युद्ध कहलाया दसराक्ष का युद्ध। और विजय किसकी हुई? विजय हुई सुदास की। किसकी विजय हुई? सुदास की। क्लियर है बात? तो 10 राजाओं का युद्ध, जिसको